हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। इसी मॉडल पेपर जो है, इसी टाइप के क्वेश्चन 2026 यूपी बोर्ड में पूछे जाएंगे। देखिए, इसमें सामान्य निर्देश कुछ दिया है, इसमें पढ़ लीजिएगा। समय आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। जो 15 मिनट है वो आपको पेपर पढ़ने के लिए होता है, यानी प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, और 3 घंटा आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। इसमें 2 खंड दिए जाएंगे, जिसमें खंड अ में आपको 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे, जो OMR शीट पर इसको भरने होते हैं। और खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 जो है अति लघुत्तरी होगा, और प्रश्न संख्या 2 लघुत्तरी, ये अति लघुत्तरी, ये लघुत्तरी, और प्रश्न संख्या 3, 4, 5 दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा। ये 2 नंबर के होते हैं और ये 4 नंबर के होते हैं, और ये जो 3 क्वेश्चन है ये 6 नंबर के होते हैं, 6 नंबर के होते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें खंड अ 20 अंक के जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा सआबाद संख्याओं का युग्म है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी हैं 1-1 नंबर के हैं। तो इसमें देखिए, इसमें बताना है सआबाद संख्याओं का युग्म बताना है। जिनका मासा 1 होता है वो सआबाद संख्या होती है, या ये जो संख्याएं दी गई हैं किसी एक संख्या से नहीं कटनी चाहिए। यानी कि देखिए, ये 7 से ये भी कटेगा, 7 के टेबल में 14 आएगा, और 7 के टेबल में 35 भी आएगा, तो ये सआबाद संख्या नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी देखें तो 31 के टेबल में 31 आएगा, और 31 यहाँ 93 होगा, तो ये 31 से दोनों डिवाइड होंगे, तो ये भी सआबाद संख्या नहीं होगा। इसमें बात करें तो इसमें देखिए, ये 2 से दोनों डिवाइड होंगे, तो ये भी सआबाद संख्या नहीं होगा। अब बी वाला ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें देखिए, एक ही संख्या से कोई ये नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा तो ये 5 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि इनका मासा निकालें तो इनका मासा 1 होगा, यानी ये सआबाद संख्याएं, सआबाद संख्याओं का युग्म है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस 1 x प्लस b के शून्यक 2 और -3 है, तो a और b का मान होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको पहले ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे, देखिए इसमें स्मॉल a है, इसमें स्मॉल b है, तो यहाँ पर कैपिटल A और कैपिटल B और कैपिटल C से कंपेयर कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो a का मान यहाँ पर देखिए, a का मान कितना है, 1 हो जाएगा। b का मान a प्लस a हो जाएगा, और c का मान b हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग सूत्र जानते हैं कि शून्यक का योगफल जो होता है वो माइनस b बटे में a होता है। क्योंकि स्मॉल में होता है, तो यहाँ पर तुलना की है कैपिटल से, तो कैपिटल यहाँ पर लिखना होगा। और यहाँ पर शून्यकों की शून्यक दिया है 2 और -3, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, और -3 बराबर माइनस b का मान यहाँ पर देखिए -a प्लस 1 है, और a का मान कितना है, 1 है। इसको हल करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, बराबर -a प्लस 1, माइनस माइनस कैंसिल करा दीजिए, तो ये होगा 1 बराबर a प्लस 1, 1 को इधर करेंगे तो 1 - 1 बराबर a, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो ये होगा 0 बराबर 1, यानी a का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो किस ऑप्शन में 0 है, a का मान
इसी एक ही ऑप्शन में 0 है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं, b का मान भी निकालकर अल्फा इंटू बीटा गुणनफल, दोनों का गुणनफल का सूत्र होता है c बटे में a। अब दोनों का गुणा करेंगे, 2 गुणे -3 बराबर c का मान कितना है देखिए b, तो b लिखेंगे और a का मान है 1, 3 दूना के 6 -6 होगा और b, तो b बराबर कितना हो गया -6, तो b बराबर -6, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, संख्या n स्क्वायर -1 8 से विभाजित होती है यदि n है, तो n क्या होना चाहिए देखिए पूर्णांक, पूर्णांक है b प्राकृतिक संख्या, c विषम संख्या, d सम संख्या। तो देखिए पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक होता है 0 ±1 +-2 +-3, तो यहाँ पर n का मान रखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर +-4 हो गया, तो 4 रख कर देखते हैं, तो 4 का स्क्वायर -1 बटे में 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये हो गया 16 -1 बटे में 8, यानी ये हो गया 15 बटे में 8। तो ये देखिए पूर्णांक से नहीं विभाजित हो रहा है, सभी संख्या जो पूर्णांक दिए गए हैं सबसे डिवाइड होना चाहिए, n का मान रखेंगे तो। अब प्राकृतिक संख्या से भी नहीं होगा, सम संख्या से भी नहीं होगा, विषम संख्या से हो जाएगा। विषम संख्या क्या होता है देखिए, विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से। तो n बराबर 5 रखते हैं, तो देखिए n का मान जब 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर -1 बटे में 8, 5 का स्क्वायर 25 -1 बटे में 8, तो ये हो जाएगा 24 बटे में 8, 8 3 24, यानी 8 से डिवाइड हो गया, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विषम संख्या, कोई सा भी विषम संख्या लेंगे तो 8 से कटेगा, तो ये विषम संख्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। रेखाएं a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, यहाँ पर देखिए कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा उसके लिए होता है a बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे में c2। तो कौन सा ऑप्शन में है ये उसको मिला लेते हैं। देखिए पहले ऑप्शन में ही ये है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो ये अद्वितीय हल होता है, यानी कि एक हल होगा, इसका केवल एक हल होगा और रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी इसमें, और इसमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इसमें रेखाएं समांतर होती हैं, सॉरी संपाती होती हैं, इसमें रेखाएं संपाती होती हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और ये इसका ये नहीं है, 3 ही होता है इसमें, तो इसमें रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं और इसमें कोई हल नहीं होगा, ये तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, तो सदैव अपरिमेय संख्या होगा। शून्य को छोड़कर कोई सा भी परिमेय और अपरिमेय का गुणा करेंगे तो सदैव अपरिमेय संख्या होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए
यहाँ पर दिया है समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल के होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। तो ये सही है, ये कथन सही है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। और समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये भी सही है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तो दो बराबर मूल होते हैं। तीसरा चेक कर लेते हैं, समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। 0 से जब छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, ये भी सही है। समीकरण के दो से अधिक वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। नहीं, ये गलत है, दो से अधिक मूल नहीं होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से। तो इसमें आपका विकल्प दिया है ए वाला, और इसमें विकल्प है, देखिए, तो इसमें आपका विकल्प ए में दिया है 1 2, सही नहीं, केवल 2 नहीं 3 भी सही है, 2 3 4 4 सही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल 3 और 4 नहीं, 4 सही नहीं है, 1 2 3 सही है। ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों इंफॉर्मेशन जो कथन दिया गया है ये तीनों सही है, चौथा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। समांतर श्रेणी -5 -5/2 0 5/2 डॉट डॉट का 11वां पद है। अब इसमें 11वां पद निकालना है। तो देखिए, इसमें a जो होता है प्रथम पद होता है, यानी प्रथम पद क्या है -5। d जो होता है वो सर्वांतर होता है, सर्वांतर यानी कि दूसरे में से पहले को घटा दें या तीसरे में से दूसरे को घटा दें। तो यहाँ पर दूसरे में से इसको घटाते हैं, -5/2 में से -5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -5/2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 2, और ये होगा -5 प्लस 5 दूना के 10, यानी कि 5/2 आपका सर्वांतर हो गया। तो 11वां पद निकालना है, कौन सा पद, 11वां पद निकालना है। तो a11 जब निकालेंगे तो लिखेंगे a प्लस, इससे 11 है तो एक कम लिखते हैं और सर्वांतर लिखते हैं, a प्लस 10d हो जाएगा। तो a का मान है -5 और +4 और d का मान है 5/2। इसको कटा देंगे, 2 5 10, तो ये होगा -5 और प्लस इसका गुणा करेंगे तो 50 25 हो जाएगा, यानी 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 आएगा। 11वां पद कितना होगा, 20 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु -4 0 4 0 0 3 निम्नलिखित के शीर्ष हैं। इसमें बताना है कि किस त्रिभुज के ये शीर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। अब बिंदु यहाँ पर -4 0 हो गया, और ये 4 0 और ये 0 3, इनके बीच का दूरी हम निकालेंगे, ए बी के बीच का दूरी निकालेंगे। तो सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 यानी कि 4 में से -4, तो ये हो गया 4 और ये -4 है और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 और 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 4 8, 8 का स्क्वायर प्लस ये 0 का स्क्वायर, 0 होगा, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 64 का वर्गमूल 8, यानी कि ए बी कितना आ गया, 8 आ गया। BC का दूरी निकाल लेते हैं, BC बराबर रूट में इन दोनों का अंतर का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर
और ये 0 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये हो गया रूट में 25, 25 का वर्गमूल होगा 5, तो BC आ गया 5। AC का मान निकाल लेते हैं। AC इसका मान निकालेंगे तो रूट में इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो -4 और -0 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 और -3 का स्क्वायर, तो ये होगा -4 का स्क्वायर और प्लस ये होगा आपका -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और ये होगा 9, तो ये हो गया 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि BC आ गया आपका, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया और ये 8 आ गया। तो दो भुजा इसमें क्या है, बराबर हैं, दो भुजा बराबर हैं, और जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, समद्विबाहु त्रिभुज आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है, तो ये थेल्स का है। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB इस प्रकार हैं कि कोण APB बराबर 50 डिग्री, ये 50 है, तो OAB ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए इसमें बात करें तो ये OA और OB क्या है, त्रिज्या है, यानी कि ये वाला और ये वाला भुजा बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी ये x हो गया तो ये भी x होगा। और हम लोग जानते हैं कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं वो केंद्र, और ये जो y बिंदु है, y बिंदु से जो कोण बना है और ये वाला कोण का योग 180 अंश होता है। तो ये 50 दे दिया है, तो 180 में से 50 घटाएंगे तो ये 130 होगा, 130 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये x प्लस यक्स प्लस 130 बराबर 180 अंश होगा। x 2x होगा, इसको इधर करेंगे तो 180 माइनस 130, तो 2x बराबर ये 50 हो गया, तो x बराबर 50 बटे में 2, यानी कि कितना आ गया, 25 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11, 2 tan, यहाँ पर देखिए शायद ये मिट गया है, ये 30 होना चाहिए। 2 tan 30 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान है। तो इसमें हम लोग मान रख देते हैं। देखिए जब मान रखेंगे तो यहाँ पर हल कर देते हैं। 2 tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट में 3 बटे में 1 माइनस tan 30 का मान यहाँ पर भी रखेंगे, 1 बटे रूट में 3 का स्क्वायर कर देंगे। इसको यहाँ पर हल कर रहे हैं, ये ऊपर होगा 2 बटे में रूट में 3 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो, और यहाँ पर 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। अब यहाँ पर 2 बटे में रूट में 3 बटे में, यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 3, तो 3 एक कम 3 माइनस 1, तो ये सॉल्व करेंगे तो 2 बटे में रूट में 3 बटे में 2 बटे में 3, ये जो 3 नीचे है उसका गुणा सबसे ऊपर होगा और इसका गुणा इसमें होता है, तो 3 दूना के 6 हो गया, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 रूट में 3 होगा, इसको कटा देंगे तो 2 तिहाई 6 होगा। तो ये हो गया आपका 3 बटे में रूट में 3 हो गया। अब रूट में 3 का परमेयीकरण करेंगे तो 3 रूट में 3 अब बटे में 3, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा रूट में 3। अब रूट में 3 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे रूट में 3 किसका मान होता है,
तो tan 60 का मान होता है रूट में 3, तो tan 60 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिज्या r तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्या r और थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की बात करें तो सूत्र होता है थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है तो 180 है, ये नहीं होगा। यहाँ पर बात कर ले तो पाई आर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर है, इसको देखें 2 पाई आर है, ये नहीं होगा। पाई आर स्क्वायर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 720 दिया है और 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए और यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, तो थीटा बटे में इसका करेंगे तो 720 और गुणे इसमें गुणा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13 नंबर, गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है। देखिए गिल्ली डंडा के खेल में गिल्ली का जो आकार होता है इस प्रकार से होता है, आप लोग जानते होंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये शंकु आकार होता है ये वाला, और एक बेलन होता है, तो 2 शंकु और एक बेलन, तो 2 शंकु और एक बेलन, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए गए हैं। देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये ए वाला तीसरा हो गया। कॉस 90 का मान 0 होता है। tan 60 का मान रूट में 3 होता है, और sec 45 का मान रूट में 2 होता है, यानी कि आपका ए का 3 हो जाएगा, इसमें मिलान करें तो ए का 3, बी का 4, सी का दूसरा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी समय पर एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई की रूट में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। शून्य का उन्नयन कोण बताना है, इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं। देखिए ये मान लेते हैं ये खंबा हो गया और ये खंबा की छाया हो गया। तो किसी समय पर एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई की रूट में 3 गुनी है, खंबे की लंबाई की रूट में, तो खंबे की लंबाई मान लेते हैं x है, तो छाया की लंबाई जो होगा x रूट में 3 होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण ये बताना है थीटा कितना होगा। तो लंब बटे आधार किसमें होता है, tan में, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बटे में लंब बटे आधार यानी x बटे में x रूट में 3, x से x ले कैंसिल होगा, तो tan थीटा बराबर 1 बटा रूट में 3, और 1 बटा रूट में 3 tan की बात करें tan में, तो 1 बटा रूट में 3 tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है, तो tan 30 हो गया। तो tan का अनुपात ये tan बराबर है, तो थीटा का मान भी क्या होगा, बराबर होगा, तो थीटा कितना होगा 30 होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, और ये है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और सेक को लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा, सेक को 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस इसको लिखेंगे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होता है, और कोसेक होता है 1 बटा साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं,
कॉस थीटा, तो ये होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम ले लेते हैं, तो ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसको ए मानते हैं और ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो एक में प्लस है, एक में माइनस है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, और नीचे होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसका मान होगा 1 प्लस ये हो गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा, और नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों ए से कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 2। तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, तो सी सही हो जाएगा 2। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए किसी संख्या का प्रायिकता की बात करें तो वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, या वो 1 से छोटा और 1 के बराबर हो सकता है। 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए तो ये माइनस में दिया है, यानी कि माइनस वाली संख्या 0 से छोटी होती है, तो ये नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता, और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मान देखें तो ये 0 और 1 के बीच में, और ये भी 0 और 1 के बीच में है, और ये भी 0 और 1 के बीच में है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये किसी संख्या का प्रायिकता नहीं हो सकता, यानी संख्या की किसी घटना की प्रायिकता -1.5 नहीं हो सकता, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित उपयोग होता है। तो संचयी बारंबारता किस में निकालते हैं, तो माध्यक में निकाला जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आंकड़ों का बहुलक है, जो सर्वाधिक बार आएगा वही बहुलक होगा। तो इसमें देखिए 2 बार आया है, 3 की बात कर ले तो 2 बार आया है, 7 3 बार आया है, तो 7 बहुलक होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका होगी। अब माध्यिका वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर देखिए सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस सूत्र पर सवाल प्रत्येक साल पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो बहुलक कितना दिया है 13, 3 गुणे माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका को x मान लेते हैं, और 2 गुणे माध्य दिया है 16, 16 दूना के 32, ये 13 और 32 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 3x इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45, 3 से कटा देंगे तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15, यानी x का मान आ गया 15। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये बहुविकल्पी प्रश्न को पूरा सॉल्व करवा दिया गया। ये रफली हल किया गया है, क्योंकि ये ओमेआर सीट पर फिलअप करने होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 4, 5 को सॉल्व किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 सभी खंड कीजिए। खंड ब का है तो खंड ब लिख देंगे, और यहाँ से अब सॉल्व करेंगे। प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या
प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क। यहाँ पर अब लिखेंगे हल। परीक्षा में आप लोगों को इसी प्रकार से लिखना है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क नंबर है, दर्शाइए कि 3 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा। 2 नंबर में है ये। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 3 रूट में 2 अपरिमेय बोला है, तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि परिमेय है। माना 3 रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सके। तो 3 रूट में 2 को हम P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे जहां P व Q सअभाज्य पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है, इतना लिखेंगे। अब यहाँ पर रूट में 2 यहाँ पर लिखेंगे और P और ये Q के यहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, 3Q हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए P बट्टे में 3Q, तो यहाँ पर बात करें तो लिखेंगे यहाँ P व 3Q पूर्णांक है। P व 3Q पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए P बटे में 3Q एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए P बटे में 3Q क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और लेकिन हम लोग जानते हैं कि रूट में 2 क्या है, रूट में 2 अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो ये विरोधाभास हो गया। और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि यहाँ पर मान लिए हैं कि 3 रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब नीचे लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः 3 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही प्रूफ करना था, सीधे यही करना था। प्रूफ लिख देंगे, हो गया साल।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहले का ख, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का ये ख है। यहाँ पर लिखेंगे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बिंदु दे दिया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिया है क्या क्या दिया है, तो बिंदुओं 4, -1 व -2, -3। अब यहाँ पर फिगर 1 बनाएंगे। ये ए हो गया और ये बी हो गया, को जोड़ने वाले समत्रिभाजित करने वाले बिंदु 1, 2। देखिए एक भाग ये हो गया, एक भाग ये और एक भाग ये, तो इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। PQ AB को समत्रिभाजित करता है, तो विभाजन सूत्र यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका निर्देशांक लिख देते हैं 4, -1 और इसका निर्देशांक -2, -3 है। बिंदु P और बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्योंकि ये सम त्रिभाजित करता है, यानी समान तीनों, ये तीनों भाग जो हैं वो बराबर हैं, तो P का जब निर्देशांक निकालेंगे तो ये हो गया M1 और P से B तक M2, तो इसका एक भाग है, यानी M1 बराबर हो गया 1 और यहां से यहां तक कितना भाग है 2, तो यानी कि M2 बराबर हो गया 2, यानी कि इसको मान ले 1 यूनिट और ये 1 यूनिट और 1 यूनिट ये, तो यहां से यहां तक 1 हो गया, यहां से यहां तक 1 ये और 1 ये, 2 हो गया, यानी M2 का मान हो गया 2। अब विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र यहां पर लगाएंगे तो बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक बराबर होगा, देखिए mx और प्लस mx बट्टे में m1 प्लस m2। यहाँ पर लिख दीजिए 12, 21, ये सूत्र हो गया। आप y वाला लिख लेते हैं इसी तरह, m y और प्लस m y बट्टे में m1 प्लस m2। यहाँ पर लिखिए 12, 21, ये हो गया। अब यहां से मान पुटअप करेंगे, मान रखते हैं बराबर, यहाँ पर लिखेंगे m1 का मान है 1, x2 का मान यहाँ से -2 प्लस m2 2 हो गया, x1 4 बट्टे में 1 प्लस 2, m1 1 हो गया, y2 -3 प्लस m2 2, y1 -1 बट्टे में 1 प्लस 2, ये हो गया -2 प्लस 4 दूना के 8 बट्टे में ये 3 हो जाएगा, और -3 और -2 बट्टे में ये 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6 बट्टे में 3
और -5/3। इसको कटाएंगे तो 3 दूना के 6, ये 2 हो गया और -5/3। तो P का निर्देशांक आ गया 2, -5/3। तो यहाँ पर P का निर्देशांक लिख देते हैं 2, -5/3। अब Q का निर्देशांक निकालते हैं। देखिए Q का निर्देशांक निकालेंगे तो P और B में देखें तो यहां से यहां तक दूरी 1 है और यहां से यहां तक दूरी 1 है। तो इधर से 1, इधर से 1, यानी कि ये मध्य बिंदु हो गया। Q क्या हो गया? मध्य बिंदु। तो P और B के बीच के मध्य बिंदु का निर्देशांक, P और B के मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर लिखेंगे, नीचे इसके लिखेंगे, जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे P B के मध्य बिंदु Q का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2 होता है, y1 प्लस y2 बटे में 2 होता है। अब यहाँ से मान रखेंगे, देखिए ये x1 हो गया, ये x1 x2 y1 y2 मान यहाँ पर रखेंगे। x1 का मान हो गया 2, x2 का मान हो गया -2 बटे में 2, y1 -5/3, y2 -3 और बटे में 2। यह हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो गया, 0/2 यानी 0, ये 0 हो गया। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 तिली के 9, 9 हो गया -5, 9 और -5, 9 -9 और -5, ये हो गया -14 और बट्टे में 3 दूना के 6, इसमें गुणा करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0 और इसको कटाएंगे तो -2 7 14 और 2 3 6, यानी 0 -7/3। ये Q का निर्देशांक हो गया। तो Q का निर्देशांक हो गया 0 -7/3। ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या लिखेंगे। प्रश्न उत्तर संख्या पहले का गो, प्रश्न उत्तर संख्या पहले का गो सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन गो क्या कह रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, कथन सत्य है या असत्य? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सत्य असत्य केवल बताएंगे तो 1 नंबर मिलेगा, कारण देंगे तो 1 नंबर फिर मिलेगा, यानी कि इस पर 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5 कथन सत्य है, सत्य है। कारण देंगे क्योंकि सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे आधार होता है। और समकोण त्रिभुज में, और यहाँ पर लिखेंगे और समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण
बड़ा होता है आधार से। समकोण त्रिभुज में कर्ण बड़ा होता है आधार से, इसलिए सेक ए बराबर 12/5 कथन सत्य है। बस इतना लिखना है आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर घ लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का घ। देखिए दिया है घ, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। तो इसको हल करेंगे। हल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एक वृत्त बना लेते हैं। ये मान लीजिए कि ये वृत्त हो गया और वृत्त के 4 चतुर्थांश होते हैं इस प्रकार से। देखिए ये तो वृत्त के एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि एक चतुर्थांश का किसी का निकाल लेंगे। देखिए चतुर्थांश की बात करें तो ये जो कोण बनता है वो 90 डिग्री, तो थीटा का मान कितना लिखेंगे 90 डिग्री। अब ये त्रिज्या निकालना है, ये r होता है तो ये त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पर परिधि दे दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि परिधि बराबर दिया है 22, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई r बराबर ये हो गया 22। तो 2 गुणे 22, पाई का मान होता है 22/7 और ये r का मान निकालना है 22 हो गया। 22 से 22 ये कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर होगा 7 ऊपर जाएगा तो 7/2 यानी 3 दूना के 6 और 3 5 15, 3.5 आ जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है थीटा बटे में 360 गुणे पाई r स्क्वायर। थीटा का मान 90 और ये हो गया 360, पाई का मान 22/7 और r का मान है 7/2, यानी स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। ये हो गया। अब इसको कटाएंगे, तो इसको कटा देंगे, 4 बार में कैंसिल होगा, और इसको कटाएंगे तो 11 बार में ये कैंसिल होगा, और एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया, यानी कि इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा 1177 बट्टे में 4 दूना के 8। ऑप्शन किस प्रकार दिया है देखिए, सॉरी ये ऑप्शन वाला नहीं है, तो यही हम लोग आंसर लिख देंगे। परिधि किस में दिया है सेमी में, तो ये सेमी में आया है, तो ये भी सेमी में आएगा, लेकिन ये स्क्वायर होगा, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का अंग है। 1 का अंग है, हल करेंगे। चलिए देखिए, PE बराबर दे दिया है, PE बराबर दिया है 0.05। तो E नहीं की प्रायिकता क्या है, तो PE डैश बराबर
पूछा है कितना होगा। पीई होने की संभावना, पीई डैश न होने की संभावना होता है। तो दोनों का योग जब जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होगा। कोई भी संभावना होगा तो 1 या 1 से छोटा ही होगा और 1 के बराबर ये होगा। और यहाँ पर इसका मान दे दिया है 0.05 प्लस पी ई डैश बराबर 1। तो पी ई डैश बराबर 1 माइनस 0.05, यानी कि इसको घटाएंगे तो 0.95 आएगा। यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का 4 हल करेंगे। यदि बिंदु Q01 बिंदु P5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये दिया है बिंदु Q, तो मान लेते हैं कि ये बिंदु Q है। Q का निर्देशांक दिया है 0, 1 और Q से बिंदु ये जो P और R है वो समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। यानी कि यहाँ पर मान ले तो ये P हो गया, ये 5 - 3 और ये R हो गया, ये x, 6 हो गया। ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है। तो दूरी सूत्र से यहाँ पर लिखेंगे PQ बराबर QR या RQ, ये दोनों दूरी बराबर है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र से इन दोनों का अंतर का स्क्वायर करेंगे तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस इन दोनों के अंतर का स्क्वायर तो -3 और -1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर इन दोनों के अंतर का स्क्वायर x - 0 का स्क्वायर और रूट में रहेगा और प्लस इन दोनों के अंतर 6 - 1 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो जब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और यहाँ पर 5 - 0 यानी 5, 5 का स्क्वायर 25 और -3 और -1 -4, 4 का स्क्वायर 16 बराबर x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। 25 से 25 कैंसिल तो सीधा लिखेंगे तो x स्क्वायर बराबर ये 16। तो x बराबर प्लस माइनस रूट में 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4, प्लस माइनस 4, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सभी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। केवल 5 खंड करना है। इसमें 6 क्वेश्चन दिया है, 5 केवल सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क सॉल्व करेंगे। सॉल्व, यह दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना छोटा कोण बराबर x और तो बड़ा कोण बराबर 18 अधिक है बड़ा कोण, तो ये हो जाएगा x प्लस 18। देखिए अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि दो संपूरक कोण
का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार दोनों का योग x प्लस 18 बराबर 180। दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये हो गया 2x प्लस 18 बराबर 180। तो 2x बराबर, इसको उधर करेंगे तो 180 माइनस 18, तो 2x बराबर ये हो गया 2 और ये 7 में से एक जाएगा 6 1, तो x बराबर 162 बटे में 2। तो 2 8 16, 2 एकम 2, यानी पहला हो गया 81, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे छोटा कोण कितना हो गया? 81। तो बड़ा कोण कितना होगा? बड़ा कोण होगा 81 प्लस 18, जोड़ देंगे तो ये 9 99 हो जाएगा। तो एक 81 हो गया, एक 99 हो गया, यही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ख। देखिए दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC है कि विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे में OC बराबर OB बटे में OD है। इसको सिद्ध करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, एक फिगर बना लेते हैं इसी के बेस पर। ये मान लेते हैं A, B, C और D हो गया। इनके विकर्ण मिला देते हैं, ये विकर्ण हो गया और ये विकर्ण हो गया। ये एक समलंब चतुर्भुज और इनके विकर्ण बना दिए। ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है? दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD। यहाँ पर लिखेंगे दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है DC और विकर्ण AC व BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? देखिए कि OA बटे में OC बराबर OB बटे में OD, ये सिद्ध करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में। देखिए ये AB DC के समांतर है। जब AB DC के समांतर है और AC क्या है? तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण से ये बराबर होगा।
उसी तरह से ए बी सी डी के समांतर है और बी डी तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर कोण से बराबर होगा और ये शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर होगा। तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होगा। तो यहीं पर अब यहाँ पर वही लिखेंगे कि ए बी समांतर है सी डी का, ये दिया हुआ है कि ए बी सी डी के समांतर है और ए सी तिर्यक रेखा है। ए सी क्या है, तिर्यक रेखा है। तो एकांतर कोण से ओ सी डी बराबर होगा ओ ए बी। यहाँ पर लिखेंगे ओ ए बी बराबर होगा एंगल ओ सी डी। इसी तरह से ए बी समांतर है सी डी व बी डी तिर्यक रेखा है। बी डी क्या है, तिर्यक रेखा है। तो एंगल यहाँ से देखिए ये वाला ओ डी सी और बी ओ ए बी ओ या ओ बी ए बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे ओ बी ए बराबर एंगल ओ डी सी। यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हैं एकांतर कोण से, एकांतर कोण ये भी एकांतर कोण से। दो पर भी ये समरूप हो सकता है एंगल एंगल समरूपता नियम से, या शीर्षाभिमुख कोण से उसको भी बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो गया त्रिभुज सी ओ डी, किस नियम से, तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से। जब समरूप हो गए तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए बटे में ओ सी बराबर ओ बी बटे में ओ डी। इतना ही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है ग, दो का ग, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि सभी पेपरों में ये पूछा गया है, 2025 हो या 2024 हो। तो 2026 में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सवाल द्विघात बहुपद के हैं और ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इस प्रकार के सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं 2025-2024 के, तो उसमें इस तरह के हर सेट में क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। अब दो का घ देखते हैं, दो का घ देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा का घ, इसको सॉल्व करेंगे। यह सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो एक वृत्त बना लेते हैं,
ये मान लीजिए कि ये वृत्त हो गया और इसका एक ये केंद्र हो गया और इस पर एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं। ये मान लीजिए कि ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। ये बिंदु P पर स्पर्श किया है। तो बताना है कि जो इस पर लंब खींचा जाएगा वो बिंदु केंद्र से होकर जाएगा। किससे? केंद्र मान लेते हैं वो O से होकर जाएगा, यही बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, और स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो और लिखेंगे कि AB स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो ये जो दिया है उसी को लिखेंगे। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये लिख देंगे स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब सिद्ध करेंगे, उपपत्ति लिखेंगे। देखिए अभी यहाँ पर मान लेते हैं कि माना, विरोधाभास से इसको सिद्ध करेंगे। माना स्पर्श रेखा से खींचा गया लंब, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं बिंदु P स्पर्श रेखा से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से नहीं जाता है। यह एक अन्य बिंदु O डैश से होकर जाता है। तो मान लेते हैं कि O से नहीं जाता है, ये किससे जाता है? O डैश से जाता है। ये मान लेते हैं O डैश से होकर जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे O डैश, क्योंकि O डैश और P अब B बराबर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि बिंदु P स्पर्श रेखा से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से नहीं जाता है, तो किससे जाता है? तो O डैश से जाता है, यानी O डैश P अब B क्या होगा? 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि O
पी बी बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ओ पी वृत्त का त्रिज्या है, ओ पी त्रिज्या से स्पर्श रेखा, ओपी त्रिज्या से स्पर्श रेखा पर, ओपी त्रिज्या से स्पर्श रेखा पर खींचा गया तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिख दीजिए छोटा करके कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बस इतना लिख दीजिए, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखें तो ये दोनों 90 डिग्री, यानी कि ओ डैश पी बी बराबर ओ पी बी, और यहाँ पर फिगर में देखें तो ये वाला एंगल छोटा है और ये वाला एंगल बड़ा है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखेंगे ओ डैश पी बी छोटा है एंगल ओ पी बी से, छोटा है। तो ये बराबर नहीं हो सकते, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ओ डैश पी बी व कोण ओ पी बी समपाती हैं। और जब ये समपाती हैं तो यहाँ पर अब लिखेंगे ओ डैश पी बी व ओ पी बी समपाती हैं। जब समपाती हो गए, समपाती मतलब कि ओ डैश पी बी ओ पी बी हो गया, यानी कि ये एक ही एंगल हो गया, एक ही। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, और इतना समपाती हैं इसलिए स्पर्श बिंदु से, अब ये लास्ट में लिख देंगे कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बस इतना हल करना है इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का अंग है। दूसरा का अंग नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के, ये माध्यक यानी माध्यिका निकालना है, तो ये भी आप लोग होमवर्क में बना लीजिएगा। और इधर एक प्रायिकता का सवाल है, तो ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क। अगला क्वेश्चन इधर दिया गया है, तो इसको अगले वीडियो में बनाया जाएगा।